जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सभी प्यारे बच्चों का सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आज की क्लास में नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा 66 नंबर का टेस्ट पेपर। इसके पहले हम ऑलरेडी 65 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो वो सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। आज की जो क्लास है लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। किसी कारणवश से मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं होना चाहिए। हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, चाहे मैं लाइव क्लास ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ। इसलिए ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाली है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आप अपनी एनालिसिस एग्जाम तक इसी तरह से मेरे साथ करते रहें। तो चलिए, आज का जो पेपर है हम वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। 66 नंबर का पेपर है। यहाँ पर पहला सेक्शन हम यहाँ पर जीके का सॉल्व करने वाले हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर ये? पश्चिम बंगाल में, बिहार में है, असम में है या सिक्किम में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर करिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। माजुली हम पढ़ते ही हैं, बस इतना याद रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बंगाल और असम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी यानी कि असम, तो बिल्कुल सही है। माजुली द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दैट मीन्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, असम राज्य में आता है ना। और कौन सी नदी अगर इसको बनाती ये पूछ ले, कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बट जाती है, इसके कारण द्वीप बना है ये वाला। तो इसके बारे में आपको कितनी चीजें याद रखना है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जब हमारा संविधान बना था तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। कॉमन टाइप के क्वेश्चन से कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर किसको बनाया गया था? BN राव जी को, मुखर्जी जी को, अंबेडकर जी को या MN रॉय को? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप आंसर टिक कर रहे हैं ऑप्शन ए BN राव, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रात के आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आकाश में कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है? विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट इन द स्काई? कौन सा वाला? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन सा ग्रह है वो? मंगल ग्रह, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के यहाँ पर तूफान आते रहते हैं। आयरन ऑक्साइड के स्ट्रोम्स आते रहते हैं यहाँ पर। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह बोल सकते हो या लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह मार्स पर आयरन ऑक्साइड के। चलिए, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर जो है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और हमारी नर्मदा, इन सब नदियों में पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है? आप जानते हो कुछ नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय, दक्षिण वाला जो हमारा हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भाग किस भाग को बोलते हैं? जानते ही होंगे। प्रायद्वीपीय भाग वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो हमारा गुजरात से लेकर इधर बंगाल तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रायद्वीपीय भाग आता है। इसमें जितनी भी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से बता दीजिए कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहेगी? महानदी, कृष्णा, गोदावरी सब पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, ताप्ती रिवर है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ पर जाकर गिरती है ये? खंबात की खाड़ी, या इधर कौन सा सागर है? इधर हमारे बंगाल की खाड़ी है और वो सारी इधर आकर गिरती है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदी। याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय नदियों में ही आती है। आगे बढ़े। वाराणसी, हरिद्वार, पटना और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है?
आसान प्रश्न है, नदी के किनारे स्थित शहर पिछले सालों में पूछे गए हैं। वाराणसी है, हरिद्वार है, पटना और कानपुर। ये सारे, इसमें से अगर एक भी पता होगा तो तुम बता दोगे। वाराणसी या हरिद्वार या पटना, कानपुर, इनमें से किसी एक का भी अगर पता होगा कि कौन सी नदी के किनारे बसे हैं तो सारे आपको याद हो ही जाएंगे। कौन सी नदी? जी हाँ, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं ये सब। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए, आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका आंसर जिसको आता है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गोमती नदी के किनारे शहर का नाम आपको बताना है। शहर का नाम आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है, चलो। भारत राजनीतिक रूप से विभाजित है। कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल हमारे इंडिया में? कितने राज्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम भूल जाते हैं। 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए? अभी फिलहाल 28 राज्य, जी हाँ, जिनका आंसर आ रहा है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारे देश में 28 राज्यों की संख्या है अभी फिलहाल, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। जम्मू कश्मीर नहीं था, उसे कुछ टाइम पहले ही, मतलब सबसे रिसेंट वाला यही है कि जम्मू कश्मीर को आपका ऐड कर दिया है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में। एक, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा इनको मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिला के एक कर दिया है, तो ये चौथा। पांचवा आपका लक्षद्वीप, छठा पुडुचेरी और सातवां आपका अंडमान और निकोबार। ये यूनियन टेरिटरी आपकी कितनी है? 7 हो गई, 8 और एक लद्दाख, 8 यहाँ पर आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये भी याद रखना। साथ में तेलंगाना जो राज्य है वो भी रिसेंट 2014 में ऐड किया गया है, जिसकी राजधानी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। 29 नंबर का राज्य घोषित किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद 28 राज्य हो गए, है ना? 28 हो गए। चलिए, तो याद रखना 28 राज्य, 28 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़े। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल या पुराने प्राचीन ओलंपिक खेलों की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी, एथेंस में हुई थी, स्पार्टा में हुई थी, या ग्रीस में हुई थी? या फिर ग्रीस को आप यूनान भी बोलते हो, ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं पर यूनान लिखा होता है, कहीं कहीं पर ग्रीस लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो कहाँ हुई थी? जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीस यानी कि यूनान। 1776 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? ग्रीस, यूनान में। ठीक है, चलिए। ईसा पूर्व। चलो, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बता दीजिए कितनी होगी? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ द रग्बी फुटबॉल? रग्बी मैक्सिमम वाली नंबर आपको बताना, हर एक साइड, एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या 15 होते हैं, क्या 16 होते हैं, क्या 11 होते हैं, क्या 8 होते हैं? तो रग्बी अलग अलग टाइप की रग्बी होती है। अब उसमें से आप देखिए कौन सा वाला यहाँ मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिनका आंसर आया है 15, बिल्कुल करेक्ट है। 15, एक साइड में 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में। नेक्स्ट, बर्लिन की राजधानी बता दो। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ किसकी बर्लिन की किसकी राजधानी है, ऐसा पूछा। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, इटली की? क्या आएगा राइट आंसर? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की बर्न, और इटली किसकी है? रोम की। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बता दीजिए। साक्षरता दर टोटल कितनी है? महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है? तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। पहले आंसर करिएगा कि वुमेन जो है, वुमेन की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? क्या आएगा?
महिलाओं की कितनी है 65.46, 65.46 महिलाओं की है, पुरुषों की 82.14 है। पुरुषों की पूछे तो, और टोटल पूछे, कुल पूछे तो कुल है 74.04%। ठीक है, क्या डाटा करेक्ट है? हम्म, महिलाओं की 65.46 है, पुरुषों की इतनी है, और टोटल लिटरेसी पूछे, कुल साक्षरता दर पूछे तो इतने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर शनिवार को जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि हर शनिवार को फ्री एक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, तो फ्री टेस्ट का फायदा सभी को उठाना है। शनिवार के दिन 11 बजे से आपको फ्री टेस्ट मिल जाती है। एप्लीकेशन सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर वहां जाना है और वो टेस्ट आपको लगाना है उस दिन की डेट के साथ। वीकली फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से वो टेस्ट आपको मिल जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आप अगर लगाना चाहें, अपनी एनालिसिस करना चाहें, आपका कहाँ पर है आपकी पढ़ाई और कितनी मेहनत आपको करनी है, तो आप वो टेस्ट सीरीज फ्री वाली लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत क्षार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग अल्केली? पेपर का लेवल आज मीडियम रहने वाला है। कभी पेपर थोड़े से हम अच्छे लेवल के करते हैं, कभी लो करते हैं, कभी मीडियम करते हैं। सब टाइप के पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम जानते हो सबसे मजबूत वाली अल्केली या क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इनमें से सबसे मजबूत वाला कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्षार की बात करें तो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ। अब मैडम ये अल्केली क्यों बोलते हैं? वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम अल्केली बोल देते हैं। तो ये पानी में घुल जाता है इसलिए इसको अल्केली बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि अल्केली क्या है, तो अल्केली क्षार ही होते हैं, लेकिन कौन से क्षार? जो पानी में घुले। कुछ क्षार पानी में नहीं घुलते, वो अल्केली नहीं होते। पानी में घुलनशील क्षारों को हम अल्केली बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तांबा, जस्ता और निकिल से बनी मिश्र धातु इनमें से कौन सी है? अलॉय बताना है विच इज मेड फ्रॉम कॉपर, जिंक एंड निकल। कॉपर होना चाहिए, जिंक होना चाहिए और निकल होना चाहिए, तीनों के तीनों होना चाहिए। कौन सा है? स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें तो आयरन होता है, क्रोमियम, निकल, कार्बन, है ना? तो ये तो हो नहीं सकता, ये गया। पीतल, पीतल पिताजी से आपने याद कराई होगा। पिताजी पीतल से तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, इसमें निकल नहीं होता, ये भी गया। ब्रॉन्ज कजिन से याद करा होगा, है ना? ब्रॉन्ज यानी कि ब्रोस, कजिन, कजिन यानी कि कॉपर, और टीन कजिन, कजिन से याद करनी इसकी ट्रिक। कजिन, टीन, कॉपर और टीन। तो राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो फिर मैडम ये किसकी मिश्र धातु हो सकती है? जर्मन सिल्वर। कौन है ये? जर्मन सिल्वर। याद आ रहा है? जर्मन सिल्वर में होते ये। नेताजी से याद करा होगा आपने। नेताजी, नेताजी यानी कि निकिल, तांबा और जिंक, तीनों जर्मन सिल्वर में मिलते हैं। कभी क्वेश्चन घुमाना हो तो ऐसे घुमा सकते हैं, डायरेक्टली ना पूछ के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानी की स्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? फटाफट से आंसर करिएगा सभी। देखो, उबाल कर, उबालने वाली मेथड हम टेम्परेरी के लिए यूज करते हैं, तो ये टेम्परेरी। चूना डालकर या लाइम, लाइम वाली मेथड, या क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। इसका उपयोग करके अगर आपको पानी की को शुद्ध करना है तो ये भी किस में आती है? टेम्परेरी। सॉफ्ट वाटर ज़्यादा परमानेंट वाले में नहीं, टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने के लिए काम में आती है। बात करते हैं परम्यूटेट मेथड। तो परम्यूटेट मेथड किसको कहते हैं? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, इसको जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। जियोलाइट, जियोलाइट मेथड जो होती है ना, जियोलाइट मेथड को ही परम्यूटेट मेथड कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि जियोलाइट मेथड और आपका कपड़े धोने का पाउडर यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जियोलाइट,
ये सारी मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? परमानेंट के लिए। तो राइट आंसर होगा परम्यूटेड। परम्यूटेड मेथड याद कर लेना, जियोलाइट मेथड को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्यूसेक किसकी इकाई है? क्यूसेक इज द यूनिट ऑफ, कभी आपने नाम सुना होगा तो आंसर करिए, नहीं सुना होगा तो याद करना है आपको। क्यूसेक किसकी इकाई होती है? क्या ये पानी के घनत्व की इकाई है, पानी की गहराई की इकाई है, पानी के प्रवाह की दर की इकाई है, पानी के आयतन की इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? पानी के प्रवाह की दर, कि पानी कितनी दर से बह रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज द राइट क्यूसेक। पानी के प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की यूनिट होती है, उसको हम मापते हैं कि कितना पानी पर टाइम में बह रहा है, कितना वॉल्यूम पानी का बह रहा है, क्यूसेक में मापते हैं। चलिए अगला है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसमें से बता दो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन? आसान है, सारी ग्रीन हाउस गैस याद कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, सब मिथेन आएगी राइट आंसर। ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको याद ही होगा। वाटर वेपर हो गया, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। और मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। बिल्कुल, मिथेन इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर चाहिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन हमें चाहिए। आयन है, इलेक्ट्रॉन है फ्री वाले, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा चाहे वो कोई भी हो। तो धात्विक तत्व, मेटेलिक एलिमेंट, मैक्सिमम ओवरऑल सारी धातुओं में से बात करें तो धातुएं हमारी चालक ही होती है। धातुएं विद्युत धारा की चालक होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिश्र धातुएं, अलॉय आपकी मेटल की बनी होती है तो ये भी चालक होंगी। ग्रेफाइट तो तुम जानते हो ये भी होता है, अधातु है लेकिन चालक है। क्रिस्टली लवण, क्रिस्टली सॉल्ट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट में आपका NaCl आता है, नमक। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, सॉल्ट होते हैं ठोस अवस्था में, यानी कि अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। लेकिन अगर इसको हम पानी में घोल दें या इसका सॉल्यूशन बना लें, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में, ये क्या करते हैं? चालन करते हैं विद्युत धारा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टलाइन ठोस हो या क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो, क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टली लवण, ये एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी या विलयन बनाने पर ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। अपनी ओरिजिनल जो ठोस अवस्था है, जैसे नमक है, नमक में विद्युत धारा के तार लगाओगे नहीं पास होगी, तो नहीं करते। तो राइट आंसर क्या होगा इस हिसाब से? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गलत कथन यहाँ पर आपको चूज करना है। आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से आपका रिवीजन इसके माध्यम से हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आता है हर बार, पिछले सालों से आ रहे हैं प्रश्न यहाँ से। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हाँ, ऑक्सीकरण में क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, नंबर प्लस 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 बढ़ते जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4 हो जाती है ऑक्सीकरण अवस्था, सही है। दूसरा पढ़ो, ऑक्सीकरण एजेंट इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं क्या? ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण एजेंट, जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बता दूं ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं बेटा? ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिनका अपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है, जिनका रिडक्शन होता है। जिनका रिडक्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिडक्शन वाले क्या करते हैं? जिनका अपचयन होता है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तभी तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। माइनस लग जाते हैं, जो ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस लग जाएंगे। तो ये क्या है? ऑक्सीकारक जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि इनका अपचयन होता है और जिसका अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण होता है। चलिए तीसरा पढ़िए, हटाए गए कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, मूल अवस्था बोल दो, या एक नॉर्मल कार्बन आपको मिला है खाली,
किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? शून्य होगी। जी हाँ, या मूल अवस्था बोल दो, शून्य होती है। अब SnCl2 तीन क्लोराइड ऑक्सीकरण एजेंट है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है क्या ये? इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये ऑक्सीकारक है क्या? तो आप चेक कर सकते हैं, आपको सिखाया है मैंने कैसे चेक करना। SnCl2 में इसकी तुम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। क्लोरीन की -1 होती है, इंटू 2 बराबर 0, x बराबर कितनी आ जाएगी? +2। और टीन की मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और मैक्सिमम +4 तक जाती है। तो ये क्या करेगा? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 से कम नहीं हो सकती, है ना? कम नहीं हो सकती, बढ़ ही सकती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना तुम जानते हो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका अपचयन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 से कम नहीं हो सकती। कम होना अपचयन होता है और बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कौन होता है? वो अपचायक होता है मैडम, अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसेप्ट आपको ऐसे काम में आते हैं एग्जाम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है बेटा? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक हो ही नहीं सकता। तो ये गलत है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। बिल्कुल सही जिनका ऑप्शन डी आया है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, नोबल गैस की खोज किसने करी? हु डिस्कवर नोबल गैस? केविन ने, क्यूरी जी ने, रदरफोर्ड ने, सर विलियम रामसे? सुना सुना सा लग रहा हो अगर तो आंसर टिक कर सकते हैं। जी हाँ, जो सोच रहे हैं कि मैडम डी होना चाहिए, तो रामसे जी ने। नोबल गैसों की खोज रामसे जी ने करी है। ठीक है, चलिए आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। आप जब आंसर दोगे, जब आपका ये पेपर चल रहा होगा, तो आपकी कमेंट में पढ़ रही होंगी। भले रिकॉर्डेड क्लास है हमारी, लेकिन आप लोगों की कमेंट पढ़ूंगी मैं और रिप्लाई करूंगी। चलिए, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व? द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता रहता है। एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द अर्थ क्रस्ट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन? क्या आएगा आंसर? भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट का पूछा है और जानते हैं कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? जी हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम आयरन, आयरन से कम कैल्शियम। ये आपके तत्वों का क्रम आप याद रख सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं, या इससे आपको बहुत सारी चीजें क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन तो जो हमने करा वही है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दूसरे नंबर का कौन सा तत्व आएगा, तो सिलिकॉन। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि मेटल कौन सी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, तो सिलिकॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन आपकी उपधातु है, मेटलॉइड्स है ना। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। दूसरे नंबर की पाई जाने वाली धातु पूछे तो आयरन होगा। अगर आपसे क्या पूछे, मिनरल पूछे, तो मिनरल में कैल्शियम का नंबर आता है। तो इस तरह से आपको कोई तरह ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बस ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, इससे सारे काम हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो नोट कर लेना इसको कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की वह अधिकतम मात्रा होती है जिसे किसी विशेष तापमान पर विलायक की दी गई मात्रा में घोला जा सके? अ सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा है और एक निश्चित ताप पर अब इसमें आप विलय नहीं घोल सकते, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा है, अब नहीं, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है, पेट भर गया है, किसी विशेष तापमान पर विलायक की दी गई मात्रा में घोला जा सकता है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी घोला जा सकता है, नहीं तो नहीं घोला जा सकता नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो तीन कंडीशन आपको याद आ रही होगी इसको क्वेश्चन को पढ़ के। वही संतृप्त विलयन, असंतृप्त, असंतृप्त खाली पेट वाला है, तो अब ये भरपूर है, अधिकतम घोल लिया, अब इसमें कैपेसिटी इसकी है ही नहीं, संतृप्त हो गया, सेचुरेटेड हो गया। क्या आएगा? संतृप्त। जी हाँ, संतृप्त विलयन इसका आंसर आएगा। अति संतृप्त, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा के और घोलने की कोशिश करी, जैसे कि शक्कर की चाशनी बनाते हैं, है ना, शक्कर की चाशनी अगर आप बनाओगे तो वो अति संतृप्त सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसमें आपको ये याद रखना है बेटा कि जो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड में आपके
सॉल्यूट यानी कि विलय और विलायक बराबर होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इससे भी अभी 2024 में। विलय और विलायक की मात्रा बराबर है तो संतृप्त है। ठीक है। अनसेचुरेटेड, इसमें विलय की मात्रा कम होगी विलायक से, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और घोल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब सॉल्यूट कम होगा इसमें। अब यहाँ पर आपकी विलय की मात्रा बढ़ेगी, विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी विलायक से। ये चीजें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2024 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्लाउड यानी कि बादल किसका कोलाइड है? बादल क्या है? कोलाइड है। कोलाइड है तो किसका कोलाइड हो सकता है? तो बादल में होता है क्या? सोचो और आंसर टिक करो। वायु का जल में डिस्पर्शन, क्या पानी में वायु मिक्स है क्या? इससे बादल बना। कोहरा का जल में, कोहरा जल में और ऊपर बादल है, ऊपर पानी कहाँ आएगा? जल वाष्प होगी, संघनित होके बादल बनते हैं। तो वायु में पानी होगा, क्या होगा? जल बूंदों का वायु में डिस्पर्शन, इसे हम क्लाउड बोलते हैं, बादल बोलते हैं। वायु की मात्रा में पानी की बूंदें मिक्स होना, संघनित होके जल वाष्प गेज में, हवा में तैरती रहती हैं, उसी के झुंड को हम बादल बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आपका डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। ओजोन परत कहाँ मौजूद है? कौन सी लेयर में? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल? आसान है, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ना है, क्योंकि एयर वाला चैप्टर आपको दे रखा है वायु वाला, तो उसमें लेयर भी आ जाएंगी आपकी। क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। जानते हैं आप ओजोन? ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जी हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है पृथ्वी पर आने से, ताकि हमें कैंसर जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इनको रोकने का काम है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तत्व पूछे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। सीएफसी जो है ये ओजोन परत में क्या कर देता है? छेद कर देता है। ये भी याद रखना, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक और खरपतवार नाशक किसके मुख्य स्रोत हैं? कीटनाशक यूज करना है, खरपतवार नाशक कीड़े मारने वाली दवा फसलों में यूज करने से क्या होता है? जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है, या मृदा प्रदूषण होता है? वैसे देखा जाए तो दोनों होना चाहिए मैडम, जल प्रदूषित भी होता है मिट्टी, लेकिन मेन सॉइल पॉल्यूशन होगा, मेन मृदा प्रदूषण होती है, मृदा प्रदूषित होगी, और मृदा के माध्यम से ही बारिश अगर हुई तो बारिश में बह के दूसरे पानियों में चला जाएगा, तो जल प्रदूषित भी होता है इनडायरेक्टली। दोनों ही होते हैं, लेकिन मेन बात करें तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण भी इसी से ही होता है ना। केमिकल्स रिस रिस के पानियों में चले जाते, पानी को खराब कर रहे हैं, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नहीं बढ़ता? ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में कौन नहीं बढ़ेगा? ऑप्शन पढ़िए आराम से और आंसर करिए। क्या आएगा? पहला ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या। तुम जानते हो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, दाएं से बाएं जाने पर कम होती है, हम जानते हैं। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है एक ही वर्ग में। ठीक है, एक ही वर्ग में तो संयोजकता सेम आएगी। ग्रुप 1 की संयोजकता हम जानते हैं कितनी होती है? +1। ग्रुप 2 की +2। इस तरह से अगर सामान्य संयोजकता की बात करें हम किसकी? हेलोजनों की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की -1 होती है। हाँ वो बात अलग है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन वैलेंसी सेम होती है ऊपर से नीचे आने पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर कम होते हैं। किसी तत्व में कोशों की संख्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, साइज एकदम से बढ़ता है तो कोशों की संख्या भी बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? वैलेंसी। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें।
किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है, सोडियम के साथ इसे यौगिक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ वैलेंसी से आपको ये सूत्र बनाना है। एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 8 है। कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। अब सोडियम है, सोडियम के साथ इसे क्या बनाना है? यौगिक बनाना। तो वैलेंसी पता होती है, अगर हमें संयोजकता पता होती है तो हम फार्मूला बना सकते हैं कंपाउंड का, हम यौगिक बना सकते हैं, है ना? तो ये 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके सबसे पहले वाले जो कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएँगे, बाद में 8 जाते हैं तो 8 तो है नहीं, 6 जाएँगे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व के लिए? 2 और चाहिए, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? कितने और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? 2, है ना? 8 हो जाएँगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो सोडियम, 2 सोडियम जुड़ेंगे इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी तुम जानते हो +1 होती है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, एक्स की वैलेंसी 2 है, सोडियम की +1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2x। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी इसको? 2 की पड़ेगी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये वैलेंसी का खेल है, संयोजकता का खेल है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सोडियम के साथ जोड़ने के लिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और फॉर्मूला पूछे तो ये वाला हो। चलो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरह से भिन्न है? वेरी आईएमपी रिपीटेटिव क्वेश्चन। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी से उम्मीद है इसका आंसर गलत ना करें। अ प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। ऐसा क्या है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है मैडम, एनिमल में नहीं होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। राइट आंसर होगा मैडम दोनों के दोनों। राइट आंसर ए और बी दोनों होंगे। नाभिक, नाभिक तो दोनों में होते हैं, पादप कोशिका में भी होते हैं और जंतु कोशिका में भी होते हैं। ये 2 चीजें यानी कि प्लास्टिड और सेल वॉल जो होती है प्लांट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको एनिमल सेल का पता करना है तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एनिमल सेल में हैं और पादप कोशिका में नहीं हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स डिवीज़न में जो भाग लेते हैं, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोमियर, ये आपके एनिमल सेल में मिलेंगे। लाइसोसोम्स आपके एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट में नहीं मिलेंगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाता या सक्षम है? यहाँ पर ऑर्गेनेलीज दे रखी हैं, कोशिकांक आपके सामने हैं। अब इनमें से कौन सा कोशिकांक है जो कि पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित करता है? कहाँ होती है प्रक्रिया? पायरुविक एसिड से, पायरुविक अम्ल से आपका, याद करो, कहाँ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी 36 एटीपी कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। बाकी 2 एटीपी आपकी कहाँ बनेगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, जी हाँ, यानी कि कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी आपकी बनेगी। टोटल मिला के अगर आपसे पूछे कि श्वसन में कितनी एटीपी बनती है तो 38 एटीपी बनती है। 36 उसकी और 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें आपका ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, इसमें 2 एटीपी बनती है। ठीक है, चलिए ओवरऑल करके नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी एक मछली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अलग अलग तरीके से हम कितनी बारी कर चुके हैं लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये मैं समझना कि सेम है लेकिन ऑप्शन आपके चेंज मिलेंगे यहाँ पर। क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कौन सी वास्तविक मछली है? बहुत कंफ्यूजिंग है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आया?
फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर। क्यों मैडम? बेटा ये जो क्रे फिश है और सिल्वर फिश है आर्थ्रोपोडा में आती है, ये आर्थ्रोपोडा वाले जीव में आती है। तो जो आर्थ्रोपोडा में आती है वो वास्तविक मछलियां नहीं है। जो पाइसेस में हमारे कॉर्डेटा संघ के मछली वाले वर्ग में जो मछलियां आती वो वास्तविक मछलियां होती है। बाकी दूसरी मछलियां जैसे सितारा मछली हो गई, स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, ये सब क्या है? वास्तविक मछलियां नहीं है, किसी और संघ में आती हैं, ये कॉर्डेटा में नहीं आती। ठीक है। कटल फिश आपकी मोलास्का में आती है, मोलास्का में आती है, तो राइट आंसर होगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या आती है? आपकी मछली वर्ग में आती है कॉर्डेटा में, इसलिए वास्तविक मछली है, एक मछली है। क्या है? वास्तविक मछली है। चलो, क्षय रोग, टीबी के टीके की खोज किसने करी थी? टीबी के टीके की खोज किसने करी थी? तुम जानते हो टीबी का टीका कौन सा है? टीबी का टीका, टीबी का टीके का नाम अगर पता है तो उसकी खोजकर्ता के नाम भी बता दोगे। बीसीजी है ना? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। तो कैलमेट और गुएरिन के नाम पर ही क्या रखा है? इस टीके का नाम रखा है जो टीबी का क्षय रोग का है। तो लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बहुत आसान है, नाम याद है टीके का तो खोजकर्ताओं के नाम भी याद रहेंगे। नेक्स्ट है, किन कोशिकाओं में नाभिक अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट है कौन सी सेल? कौन सी कोशिकाओं में आपको नाभिक नहीं मिलेगा? रेड ब्लड सेल आरबीसी, स्टेम हेयर सेल मूल रोम कोशिका, प्लेटलेट्स में, मोनोसाइट्स में। नाभिक सभी दूर नाभिक हमने देखा था आरबीसी में। आरबीसी में भी जब मैच्योर हो जाती है तब नाभिक लुप्त हो जाता है। नाभिक लुप्त हो जाता है इसीलिए आरबीसी डिवाइड नहीं कर पाती है और मर जाती है। एक उम्र के बाद 120 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बनेगी फिर से, डिवाइड भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि नाभिक होगा नहीं। राइट आंसर है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। स्तनधारी में बाहरी कंकाल का उदाहरण बता दो कौन सा होगा? एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्केल्टन इन द मैमल। मैमल्स में बाह्य कंकाल कौन कौन से होते हैं? हमारा आंतरिक कंकाल है लेकिन हमारे पास बाह्य कंकाल भी है, कौन से हैं? पूंछ है क्या? हमारे पास पूंछ, हमारे पास पूंछ नहीं है, दूसरे जानवरों के पास तो पूंछ है, लेकिन पूंछ बाह्य कंकाल में नहीं होता, अंदर हड्डी होती है, अंतर कंकाल में आती। हाथ और पैर इंटरनल वाले में आते हैं। स्किन हमारी कोई कंकाल है नहीं, स्किन हमारी टिश्यू है, ऊतकों से मिलकर बनी है, कोई कंकाल है नहीं। राइट आंसर नाखून, बाल और खुर। हमारे में नाखून, हमारे बाल, और जानवरों में खुर, हूफ्स, ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटन में आते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अवायवीय श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा निकलती है? अभी हाल ही हमने डिस्कस करा था, फटाफट से टिक करिएगा इसको। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? जो 36 एटीपी बनने वाली प्रोसेस थी ना बेटा, उसे बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन बोलते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा बनती है। लेकिन वो जो 2 एटीपी की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई थी ना, वो क्या कहलाती है? अवायवीय कहलाती है, एनाएरोबिक वाली कहलाती है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। जी हाँ, तो अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज पायरिक एसिड में टूटता है कोशिका के जीव द्रव में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 एटीपी। ठीक है, चलिए 38 एटीपी टोटल एटीपी बनती है, 36 और 2 को मिला के। आगे बढ़े, काकरोच और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग बता दीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट आर, कौन से? नेफ्रिडिया है, फ्लैम कोशिका है, मालफिगियन नलिका है, गिजार्ड है। सारे याद होना चाहिए कि मालफिगियन किस में पाया जाता है, नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, फ्लैम सेल किस में पाई जाती है। नेफ्रिडिया की बात करें तो अर्थवर्म, केंचुआ, और केंचुआ किस में आता है? एनालिडा में आता है क्या? उसमें एनालिडा वाला जीव। ठीक है, फ्लैम सेल प्लेटीहेल्मिन्थिस,
प्लेटी हेलमेंथिस वाले जीव में पाई जाती है। मालविगेन ट्यूबवेल आपके कॉकरोच और अन्य जीव जो हैं इंसेक्ट वाले जीव में मालविगेन ट्यूबवेल पाई जाती है। गिजार्ड, गिजार्ड हमने कहाँ देखा है? पक्षी में भी देखा था, बर्ड्स में, जहां पर पिसाई होती है अनाज की, गिजार्ड। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक कौन है? इन्वेंटर ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का तो याद हो गया होगा, ओरल का किसने करा था? ओरल का किसके द्वारा खोज किया गया था? क्या आएगा? जोनास साल्क कर दे क्या टिक? कर दे? नहीं, जोनास साल्क ने पोलियो का पहला वैक्सीन खोजा था और वो ओरल नहीं था। ओरल यानी कि मुंह के द्वारा दिया जाने वाला। इन्होंने पहला पोलियो का टीका खोजा था, लेकिन वो ओरल नहीं था। ओरल वाला जो बच्चों को पिलाया जाता है वो खोजा था साबिन के द्वारा, सेबिन, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला पूछे तो जोनास साल्क, इन्होंने पहला पोलियो का टीका खोजा था, लेकिन जो ओरल वाला है वो सेबिन के द्वारा खोजा गया था। चलिए आगे बढ़े। फर्न की पत्ती वाले स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? फर्न की पत्ती जिस पर बहुत सारे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वो जगह जहां पर स्पोर्स बनते हैं, जहां पर क्या बनते हैं? मेगा मिनी स्पोर्स बनते हैं। फर्न की पत्ती, अगर आपको याद आ रहा हो कि पत्ती के ऊपर ऐसे गोल गोल बॉल जैसी संरचना आपने देखी होगी जहां पर स्पोर्स बनते हैं, ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं? फर्न की पत्ती बताना है। स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ फर्न, यानी कि स्पोरेंजिया को धारण करने वाली पत्ती को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। धारण करने वाली पत्ती, तो इस पत्ती को स्पेशली फर्न में क्या बोला जाता है बेटा? हम इस पत्ती को स्पेशली फर्न में क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। मैडम ये सोरस क्या है? सोरस और स्पोरोफिल दो शब्द हैं जो आपके फर्न से जुड़े हुए हैं? नहीं। ठीक है, तो ये जो झुंड है, ये जो क्लस्टर हैं, क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के जो झुंड हैं, स्पोरेंजिया के जो झुंड हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कि गुच्छे बोल सकते हो आप या झुंड बोल सकते हो। इसे हम बोलते हैं क्या? सोरस। इसे कहते हैं सोरस। ये सोरस कहलाते हैं। और जिस पत्ती पर ये स्पोरेंजिया लगे होते हैं उस पत्ती को हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आलू की आंखें किसके लिए काम में आती है? आंसर करने की कोशिश करिएगा, आसान प्रश्न है अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो। आई ऑफ द पोटेटो, पोटेटो पे आंख लगी हुई होती है, गुच्छे जैसी संरचनाएं बनी होती है। कभी कभी घर में भी देखा होगा, आलू उग गया, आंख आ गई। नोट्स की जगह से कलियां बनने लगती है, बर्ड्स बनने लगती है। उनका काम क्या है? क्या काम होता है? तो आलू को हमेशा, आलू को आलू से ही लगाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही हमारे आलू उगते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन, यानी कि आलू को जब हम बोते हैं, जिसकी आंख हो जाती है उस आलू को हम जमीन में लगा देंगे, नया आलू आज का पेड़ आ जाता है, प्लांट आ जाता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम होता है उस आंख का आलू की। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, जिनका आंसर आया है ऑप्शन डी। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं। पृथ्वी पर पहला स्थलीय पौधा, फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन द अर्थ वास, कौन सा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कौन सा पौधा था जो पहली बार जमीन पर आया? यहाँ आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे मेरे ख्याल से कि मैडम ब्रायोफाइटा पे टिक करें कि टेरिडोफाइटा। तो पहला जमीनी पौधा अगर पूछे जो पहली बार जमीन पर उगा, वो आपका ब्रायोफाइटा था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहला जमीनी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल वाला बोल दिए, ये शब्द अगर आ जाता है, सक्सेसफुल प्लांट, क्योंकि ब्रायोफाइटा जमीन पर तो उगते हैं लेकिन पानी के बिना रह नहीं सकते, और इनमें जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये जमीन पर सक्सेसफुल हैं, यानी कि संवहनी ऊतक पाए जाते हैं।
या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला संवहनी ऊतक वाला जमीनी पौधा अगर पूछे तो टेरिडोफाइटा, क्योंकि इनमें संवहनी ऊतक होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जो कि पानी का अगर नहीं भी है तो मिट्टी से पानी को लेकर प्लांट को दे देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः तालाब का रेशम कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पोन्ड सिल्क? इसमें से पोन्ड सिल्क कौन सा होगा? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, राइजोपस, यीस्ट। कुछ एल्गी हैं, कुछ फंगस के नाम हैं। इसमें से किसको बोलते हैं पोन्ड सिल्क? पोन्ड सिल्क स्पाइरोगायरा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पाइरोगायरा क्या है? एल्गी है, एक शैवाल है, शैवाल है, और इसकी रिप्रोडक्शन की मेथड पूछी गई है, क्या होती है? विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, याद रखना, इसे पोन्ड सिल्क बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ, याद आ गया, बंगाल का टेरर, टेरर ऑफ द बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल पूछे तो वो कौन है? जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का टेरर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होगा? बीमारियों से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस? एड्स, प्लेग, जीका, इबोला। कौन सी बीमारी है जो यहाँ पर वायरस से नहीं होगी? आसान प्रश्न है, बीमारियां याद कर ली है आपने, एग्जाम बहुत नजदीक है तो याद कर लीजिए, नहीं करी है तो बीमारी से पक्का प्रश्न आता है। कौन होगा ये वायरस? जीका वायरस, इबोला वायरस, प्लेग। येरसेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होने वाली जीवाणु, जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम क्या है? येर्स येरसेनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया से होने वाली है बीमारी, प्लेग। चलिए बहुत अच्छे। आगे है, खाद्य जाल में लकड़बग्गे और गिद्ध का स्थान क्या है? हाइनास और वल्चर का क्या है? क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रेडिटेटर शिकारी है, मृतभक्षी है, स्कैवेंजर है, अपघटन करता है? कौन है? खाद्य श्रृंखला में इनका स्थान क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर तो वो होते हैं जो प्लांट खाते हैं। अब लकड़बग्गा और गिद्ध, गिद्ध, लकड़बग्गा तो छोड़ दो, अगर नहीं भी पता, गिद्ध तो जानते हो क्या खाते हैं? वही जो बॉडी मर जाती, डेड बॉडी मर जाती, उसको खाते हैं। तो जो मरी हुई चीजों का मांस खाते हैं या उन्हें खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, उन्हें हम मृतभक्षी बोलते हैं, स्कैवेंजर हैं। गिद्ध, गिद्ध कभी भी मार के नहीं खाएगा, मरा हुआ खाएगा, ध्यान रखिएगा। स्कैवेंजर है मृतभक्षी। ठीक है, प्रेडिडेटर शिकारी नहीं है क्योंकि शिकार करके मार के खाता नहीं है। डिकम्पोजर में आपके बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। चलो, फंगस को डिकम्पोजर्स बोलते हैं बेटा। फंगस मेन, फंगस क्या है? कवक आपका डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर में प्लांट आते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिजिक्स का है। निम्नलिखित में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लो रेजिस्टिविटी? तो चालकता और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट है। जिसकी जो ज्यादा चालक है उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कम होगी। जो विद्युत धारा का अच्छा चालक है तो सबसे कम रेजिस्टिविटी चांदी की होती है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर, सिल्वर क्या है? बहुत अच्छा विद्युत धारा का चालक होता है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी ना, यानी कि प्रतिरोधकता होगी, वो क्या होगी? सबसे कम होगी, सबसे कम। ऐसे क्वेश्चन घूम जाते हैं। हमने ये तो पढ़ा है कि चांदी सबसे अच्छा चालक, तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? सिल्वर की। अब यहाँ पर डायमंड चालक है नहीं तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। एबोनाइट भी नहीं है, ये भी कुचालक है। ग्लास नहीं है। नाइक्रोम, नाइक्रोम चालक है, हीटर बनाने में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालक होता है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो आगे बढ़े। जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ, जो कि चुंबक को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो क्या बन जाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएंगे।
यानी कि पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, जो आकर्षित तो करते हैं लेकिन कम करते हैं, थोड़ा सा इनसे कम करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर उसे कहा जाता है, क्यूरी ताप। बिल्कुल। चलिए, गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है। सिकाई करने वाली थैलियां जो होती है ना, गर्म पानी वाली थैलियां, उसमें हम पानी का उपयोग ही क्यों करते हैं? वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बैग, वाई? आसानी से पानी मिल जाता है, भर दो, गर्म पानी भर दो, सिकाई कर लो, खत्म काम। नहीं, सस्ता है और हानिकारक भी नहीं है, इसलिए यह इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी को गर्म करना आसान होता है। तो बेटा इसकी विशिष्ट ऊष्मा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसे गर्म करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और ठंडा करने में भी टाइम लगता है। तो पानी को एक बार उबाल के भर दो या गर्म करके थैली में भर दो सिकाई वाली, तो वो ठंडा क्या होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा जब तक सिकाई हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल। चलिए, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। प्रति इकाई ऊष्मा बतानी है, ये परिभाषा है। प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा बतानी है जो किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो सॉलिड से लिक्विड यानी कि अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए हमें कौन सी ऊष्मा चाहिए होती है? याद करो, कौन सी चाहिए होती है? विशिष्ट ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का काम है बेटा क्या? अवस्थाओं में परिवर्तन होने में जो ऊष्मा लगती है ना, उसे हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? ठोस से लिक्विड यानी कि बर्फ से पानी, तो इसे क्या बोलेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। द्रवण की या गलन की लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इसे हम कहेंगे। अगर आपका लिक्विड से वेपर बनता, गैस बनती, तो वो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट हो जाती। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी में होता है, ध्यान रखिएगा, कैलोरी पर समथिंग। कैलोरी की बात करें तो 80 होता है पानी की। चलो, महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण है? ओशन में जो करंट्स यानी कि लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें जो हैं, धाराएं उत्पन्न होती है, उसका क्या कारण है? संवहन है, चालन है, इंसुलेशन है या विकिरण है? किस कारण से वो लहरें उत्पन्न होती है? क्या रीजन हो सकता है? तो कंडक्शन तो होगा नहीं मैडम, ये तो सॉलिड में होता है। इंसुलेशन भी हमारे ठीक नहीं लग रहा है। रेडिएशन में माध्यम ना हो तो भी चलेगा। रेडिएशन तो या तो गैस में हो सकता है, मतलब खाली जगह वैक्यूम में हो सकता है, या फिर वायु में होगा, तो ये भी गया। बचा कौन? कन्वेक्शन, संवहन। संवहन लिक्विड में क्या होते हैं? महासागरों में क्या होता है कि जो नीचे का पानी गर्म है वो ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, तो इस तरह से गर्म ठंडा पानी का सर्कुलेशन चलता है। अणु क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं कन्वेक्शन में, संवहन में। इसके कारण से लहरें, धाराएं, करंट उत्पन्न होते हैं। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, धाराएं। तो क्या रीजन है? कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चले, मैथ का क्वेश्चन है, इनमें से बता दो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? बहुत आसान है, कर लोगे, ट्राई करें, भाग दे दे के देख लो सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न बताना है इसमें से कौन सा है। 3/7 को डिवाइड कर लो, कितना होगा? कितने बार में? 0.7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 0.4 आ रहा है। इसको चेक कर लो, 5 6 जा 30 है ना, 0 पॉइंट। इसको चेक कर लो, 7 पंजे 35 होगा, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 हो रहा। पॉइंट आगे मत करो, हमें पॉइंट में ही चेक कर लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 11, 11 चौक 44 आएगा, और आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया बड़ा वाला। तो ऑप्शन बी क्या आएगा? राइट आएगा। आगे हम सॉल्व क्यों करें, टाइम वेस्ट क्यों करें? हमें यहाँ पर बराबर बराबर से पता चल रहा है ये सबसे, अगर हमें सबसे छोटा पूछना होता, सबसे छोटा पूछना होता तो हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते, है ना? ऐसा करना है क्वेश्चन आपको। ऑप्शन बी जिनका आंसर आया बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। एक साइकिल को 2,850 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% तक कम हो जाए तो विक्रय मूल्य बता दीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ट्राई करिए, क्या आएगा? बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छा करना है। क्या बोल रहे हैं? एक साइकिल को इतने रुपए में बेचा जा रहा है,
तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी इंटू 100, ये लगा लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट 14% का दिया है। सेलिंग प्राइस यानी कि बेचना वाला मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं। तो कितना दिया है 2850। सीपी का मान आपको दिया नहीं है, सीपी आपको निकालना है। निकालो जल्दी से, क्या आना चाहिए 14 सीपी बराबर 285000, इसका अंदर गुणा कर रही हूँ मैं, और 100 सीपी। 100 सीपी इधर आ जाएगा, 114 सीपी आएगा। 285000 को भाग दो जरा 114 से, भाग दे के देखें। पहले तो काटे कट रहा है क्या, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 57, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2×5 = 10, 2 0। 142,500 को 57 से भाग दो, आपका सीपी का मान यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा 57 का टेबल थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन हमें। कितने बार में जाएगा 57 का टेबल लिख के देखे, 2 बार में क्या हो रहा है, 2×7 = 14, 2×5 = 10 और 11 114 आ रहा है ना। 3 बार में करेंगे, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 16 17 171 आ रहा है। 4 बार में करेंगे, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 21 22, 4 बार में ज़्यादा आ रहा है। तीसरी बार में जाएगा 171, है ना। 142,500 को 57 से भाग देंगे, 3 टाइम में जा रहा है ये, 3 टाइम में आपका आ रहा है 171। ज़रा इसको माइनस करिए, 500 1 ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से होगा, नहीं होगा, 2 टाइम जाएगा, गलती गलती, 3 टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, 2 टाइम ही जाएगा भाई, 2 टाइम आएगा आपका 114, 114 आएगा, ठीक है। हाँ 4 8 4 12 2 8, 5 बार में, 5 7 35 25 26 27 28, 5 बार में जा रहा है। तो आपका 2500, आपका यहाँ पर सीपी का मान कितना आ गया 2500 आ गया। क्या पूछा है, क्या सीपी पूछी थी क्या, नहीं मैडम सीपी नहीं पूछी थी, तो फिर क्या पूछा था, एसपी पूछी। जब जब आपका प्रॉफिट 8% हो, तो प्रॉफिट 8% हो तब जाके सेलिंग प्राइस पूछी थी, सीपी का मान तुम निकाल चुके हो, वो रख दो यहाँ पर और फटाफट से अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यहाँ पर 16 जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई। इसका इधर गुणा कर देंगे, 8 5 40, 8 दूना 16, 17 18 19 20 है, 8 5 40, 8 दूना 16, 16 4 20, ठीक है। और यहाँ पर 2500 प्लस कर दो, एसपी आ जाएगा, कितना आएगा 2 0 5 और 2 7, 2700 रुपये, 2700 रुपये, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, बाकी इजी है क्वेश्चन। चलिए, एक त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जहां पर उसकी ये डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं, उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रोइड है इसे क्या बोलेंगे, मीडियन। मीडियन को कितने अनुपात में डिवाइड करता है, माध्यिका को कितने अनुपात में डिवाइड करता है, ये कॉमन प्रश्न है ज्योमेट्री का। 2:1 अनुपात में विभाजित करता है केंद्रक माध्यिका को। ठीक है, चलिए, एक रेखा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। लाइन की डेफिनेशन, हो सकता है ज्योमेट्री में डेफिनेशन पूछ ले, कभी कभी डेफिनेशन से प्रश्न आ चुके हैं। तो लाइन क्या होती है, तो बेटा मैडम लाइन ऐसी होती है जिसका कोई एंड नहीं, ना इधर से खत्म होती है ना इधर से खत्म होती है, इसको हम लाइन बोलते हैं। अगर दोनों साइड से एंडिंग पॉइंट दिए हों तो ये लाइन सेगमेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रेखा नहीं बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे, रेखा खंड। 2 एंडिंग पॉइंट वाले को रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता वो लाइन, और जिसका एक तो एंडिंग पॉइंट हो और एक तरफ से आगे बढ़ जाती है उसको रे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रे कहा जाता है। तो डेफिनेशन पढ़िए, आंसर करिए, क्या होना चाहिए, बिना किसी मोटाई के दोनों दिशाओं में अनंत रूप से विस्तारित बिंदुओं का एक समूह।
एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली, खत्म ही नहीं हो रही है, लाइन कहेंगे उसको। जी हाँ, बिंदुओं का एक समूह जो एक बंद आकृति बनाता है, ये तो आपका सर्कल हो जाएगा या हो सकता है ट्रायंगल हो जाए। दो अंत बिंदुओं वाला एक खंड, दो अंत बिंदुओं वाला एक खंड को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखा नहीं होगी। एक सीधा रास्ता जिसकी शुरुआत और अंत हो, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड होता है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कभी कभी ऐसे डेफिनेशन से प्रश्न आ जाते हैं ज्योमेट्री में। नेक्स्ट, यदि सेक बीटा प्लस टेन बीटा बराबर 7 दिया हो तो साइन बीटा का मान निकाल लीजिए। क्या आना चाहिए? थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ट्रिक से करोगे बहुत आसान हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक ध्यान रखना। इसकी ट्रिक, अगर आपको सेक और टेन में क्वेश्चन देखने को मिले ना, सेक और टेन में क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इसका लंब, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण और बेस, इनके मान आपको याद रखने पड़ेंगे बस। हाइपोटेनियस इसका होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लंब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आधार होता है 2x। ये आधार, बेस। अगर आपका सेक और टेन में क्वेश्चन दिया है तो आपका लंब का मान होगा x का मतलब क्या? अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, ये x होता है, इसको x कहते हैं। जो वैल्यू आपकी बराबर दी है ना, वो आपकी x होती है। तो यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये होगा, आपका कर्ण ये होगा, हाइपोटेनियस, और आपका आधार ये होगा। तो हमें क्या निकालना? अब यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें साइन बीटा पूछा है। साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1, कर्ण का मान है सॉरी, यहाँ पर हाइपोटेनियस आएगा, कर्ण का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन सेक और टेन में देखो, उसके बराबर कोई वैल्यू दे के रखिए, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले, साइन कॉस टेन कुछ भी, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। 49 में से माइनस 1 जाएगा 48, 49 प्लस 1 50। कट रहा है क्या? काट दो, कट रहा है तो। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पचाम 10। 24 डिवाइड में 25 इज द राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी पक्का क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि 11 12th के टॉपिक जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न आते हैं। कभी कभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो 2024 का पेपर अगर हम ध्यान रखें तो मैथ्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी तक हमने उम्मीद नहीं करी थी कि हमें दूसरे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से प्रश्न आएंगे, लेकिन 2024 का जो पेपर देखा जाए तो उस हिसाब से आपको जो आपके सिलेबस में दिया है वो आपको सब पढ़ना है, मैथ्स में स्पेशली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। टेस्ट सीरीज आपको, जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एंड टाइम पे टेस्ट सीरीज लगानी है, तो 99 की टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप अगर परचेस करना चाहते तो कर सकते हैं। पूरी आपको टेस्ट सीरीज जो है बेटा 80 टेस्ट सीरीज एग्जाम तक मिलेगी। 80, अगर तुमने 80 टेस्ट सीरीज लगा ली तो सोच लीजिए आपका जो है लेवल कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा बैच का प्राइस बहुत डाउन कर दिया गया है। 199 में इससे डाउन आपका नहीं जाएगा। 199 में आपका बैच का प्राइस है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास ये बैच रहेगा। 199 में अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस बैच में आपको रिवीजन बैच के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम 8000 एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रिवीजन बैच के माध्यम से आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और जीके सबको मिला जुला के, और टेस्ट सीरीज भी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इसी के साथ इसी बैच में आपको रिवीजन बैच के एमसीक्यू मिलेंगे। इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मिलेगी। इसी बैच में आपको जो 99 की अलग से टेस्ट सीरीज है 50 प्रश्नों वाली, वो भी आपको इसी के साथ मिलेगी। तो 199 में आप सब कुछ जितना भी अवेलेबल डाटा है नर्सिंग असिस्टेंट का वो सब पा सकते हैं। और जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें अगले साल की एग्जाम तक की वैलिडिटी चाहिए, और जो भी हमारा मैडम एप्लीकेशन पर आप करवाएंगे, हमें 1 साल के लिए पूरा आपका सपोर्ट अगर चाहिए, तो आपको बैच 199 में ज्वाइन नहीं करना है, आपको 999 में बैच ज्वाइन करना है। तो अगले साल के लिए आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, और जो भी
एक्टिविटी हम अगले साल के लिए करेंगे वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी 999 में। इसके साथ आपको फाउंडेशन बैच, रिवीजन बैच, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब कुछ सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि मैडम कौन सा 3-4 बैच दिख रहे हैं, तो सबसे पहला वाला जो बैच है क्रैश कोर्स वाला कॉम्बो बैच, वो आपको ज्वाइन करना है। नीचे वाले जो बैच है वो आपको ज्वाइन नहीं करना है, उसी के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बैच, तो सबसे पहले नंबर पर नर्सिंग असिस्टेंट का बैच आपको दिखाई देगा, वही आपको ज्वाइन करना है, नीचे वाले नहीं करने हैं, क्योंकि नीचे वाले उसके साथ कॉम्बो कर दिए गए हैं, तो वो आपको उसी के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। अगर रिवीजन में गैप दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम नज़दीक है, आने वाला है बहुत जल्द, इसकी टेंशन ना लेगी। एग्जाम कब होगा, अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर तैयारी बढ़िया है तो एग्जाम कभी भी है, आप दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।